नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के द्वारा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर की गई अपमानजनक एवं अभद्र टिप्पणी पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। माहरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि अजेंद्र अजय का शंकराचार्य जी को लेकर दिया हुआ बयान क्षमा के योग्य नहीं है। माहरा ने कहा कि अजेंद्र अजय यह कहना कि शंकराचार्य महाराज शंकराचार्य हैं भी या नहीं, बहुत ही निंदनीय बयान है। महारा ने यह भी कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार गौरक्षा के और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और उनके करोड़ों भक्तों की भावनाओं को अजेंद्र अजय के इस बयान से आहत किया है। पहले अपनी पुरानी बातों को तो बताया कि इन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट कैसे नाम रखा, केदारनाथ धर्म ट्रस्ट के नाम से इन्होंने जो अकाउंट रिलीज़ किया कि इसमें चंदा भेजें वो क्यों किया, इन्होंने ये बयान कैसे दिया कि जो केदारनाथ के मंदिर नहीं जा सकते यहाँ यही मोक्ष मिल जाए। मोक्ष तो घर में बैठे बैठे घट घट में है राम, हम सब के अंदर है राम। हम तो ये भी कहा गया कि आप अपनी जगह पर बैठ के ध्यान करें, लेकिन आपको ये कहने का अधिकार नहीं है पंच केदार और पंच बद्री हैं, छठा केदार नहीं होता। ये पता होना चाहिए इनको। और बीकेटीसी के अध्यक्ष जो शंकराचार्य पे बोल रहे, इस पे बोलते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना, उसके नाम की, उसकी परंपरा की, उसकी संस्कृति की, उसके धर्म की रक्षा करने का काम बीकेटीसी के अध्यक्ष का है, ना कि शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी करने का। एक मिनट, मेरे ऑब्जेक्शन केवल नाम से नहीं था, जो शिला गई केदारनाथ से उसका ऑब्जेक्शन कैसे गई, किसकी इजाज़त से गई, धर्मगुरु से पूछताछ करने के बाद गई, कैसे गई, वो पुरातत्व के संग छेड़छाड़ कैसे हुई, वो हमारा विषय है। और जो मेरी यात्रा है उसके मुख्य विषय में एक विषय यह है, सोने की चोरी की जांच होना विषय है। गर्भगृह के नियम जो मोदी जी ने तोड़े उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होना, वो मेरा विषय है। हमारी कृष्णा माई की गुफा जिसमें उन्होंने वर्षों रह के तपस्या की, और एक आम आदमी जो वहाँ जाता रहा वो जानता है वो कृष्णा गुफा के नाम से प्रसिद्धि थी। उस गुफा में एक व्यक्ति केवल 24 घंटे रहता है और उस गुफा का नाम अमुक व्यक्ति के नाम पर हो जाता है, उस पर टिकट लग जाता है। इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। संस्कृति के खिलाफ जो भी होगा वो करेंगे। और 24 तारीख को हम अपनी पैदल यात्रा हरिद्वार से कर रहे हैं, वो इन्हीं सब करूँ। केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया है तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल पर हमला बोला है। आपको बता दें कि विवाद के बाद इस मंदिर को बनाने जा रही ट्रस्ट अपना नाम बदलने पर विचार कर रही है ताकि विवाद को हल्का किया जा सके। हालांकि इसी बीच ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने प्रेस करके ये बात साफ की कि 2 साल पहले ट्रस्ट का नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत कराया गया था, लेकिन उस दौरान किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। इस बयान के बाद अब विपक्ष ने फिर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर इस नाम से 2 साल पहले ट्रस्ट ने रजिस्टर करवाया तो इस पर बीकेटीसी अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रमित नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप भ्रमित नहीं कर सकते, आप हमारी भावनाओं से, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कोई लाला बनिया की दुकान नहीं है, ये मंदिर है। और मंदिर और हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम देव भूमि के लोग हैं और इसका पटापेक्ष भी करेंगे, इसको एक्सपोज भी करेंगे। और मैं तो भक्तों से कहना भी चाहूँगा कि नियत देखकर जाएं। भाव आपका भक्ति का भी होना चाहिए, लेकिन जिसने जहाँ जो चीज़ प्रतिष्ठित करेगी उसकी क्या भावना, उसको भी हमको देखना चाहिए। अगर उनको किसी ने एनओसी दी है तो हमको उपलब्ध कराएं वो, और अगर किस स्तर से उनको एनओसी दी गई है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने समीक्षा और मंथन करने का फैसला लिया। समीक्षा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद पीएल पुनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक विभिन्न लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक की जाएगी। आज देहरादून में पीएल पुनिया कांग्रेस के नेताओं व पदाधिकारियों से बैठक कर उनका फीडबैक ले रहे हैं।
देखिए, इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने और आदरणीय राहुल जी ने जिन राज्यों में हम चुनाव हारे हैं उन राज्यों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ जनों को भेजा है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं खुद को कि एक प्रशासनिक अनुभव और साथ में राजनीतिक अनुभव वाले वरिष्ठ व्यक्ति को, पुनिया साहब को हमारे बीच में भेजा है। सारी परिस्थितियां अनुकूल, अग्निवीर योजना, अंकिता भंडारी मर्डर केस, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, हरिद्वार में बाढ़ से त्राही त्राही और सरकार की कोई मदद नहीं, गन्ना किसानों की नाराजगी, उसके बावजूद भी कांग्रेस 5 में से 5 सीटें हार गई। और उसके जस्ट 2 महीने बाद बाई इलेक्शन में हम दोनों सीट जीत गए। तो इसका मतलब था, लोगों में माहौल था, लोगों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, जो हम लगातार लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे थे। 10-10, 12-12 दिन मैंने गिरफ्तारियां दी अपने संगठन के संग, आप सबने देखा है। उसके बावजूद भी हम 5 सीटें हारे। तो उसके क्या कारण रहे, उसकी जानकारी लेने के लिए, उसको टटोलने के लिए पुनिया साहब यहाँ हैं। 3 दिन लगातार वो मैराथन बैठक करेंगे। हमने जो स्लॉट बनाए हैं, हर लोकसभा के 3 घंटे का स्लॉट है, जिसमें कैंडिडेट, MLAs, एक्स MLAs, 22 के कैंडिडेट, हमारे पूर्व मंत्रीगण, वरिष्ठ जन, AICC, PCC के मेंबर्स और हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादि उनसे 1 to 1 मिलेंगे। वो सबकी बातचीत करके अपना जो भी कारण उनके समझ में आए उनको लेकर हाईकमान तक जाएंगे और उन दिक्कतों को, उन कमियों को दूर करने के लिए कांग्रेस काम करेगी। क्योंकि अभी समीक्षा है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि पुनिया साहब का जितना अनुभव है वो सबसे बातचीत करके निचोड़ निकाल लेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी हम सीटें हारे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, अगर मैं कामयाब रहता अपने हिसाब से जो मैं चाह रहा था, तो हम 3 से 4 सीटें कम से कम 5 में से लेके आते। लेकिन मैं दुर्भाग्य मानता हूं अपना कि मैं राहुल गांधी जी के 99 को 104 नहीं पहुंचा सका। तो ये मेरा दुर्भाग्य भी है। और अब जो भी इसके कारण रहे, उसकी तह तक जाने का काम पुनिया साहब करेंगे और जो रिपोर्ट्स आएंगी वो हाईकमान तक जाएगी और आपको उसके बाद दिखाई भी देगा क्या है। कुंतला जी, आज हार की समीक्षा के लिए प्रेम पुनिया जी आए हैं यहाँ पर। इससे पार्टी में आने वाले समय के संगठन का ढांचा और उसकी मजबूती, चुनाव की रणनीतियाँ, ये सब तय करेंगे कि भाई किन चीज़ों की वजह से कहाँ पर कमी रह गई है, जिसकी वजह से जो है ये हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है, कम से कम आने वाले समय में भविष्य में सुधार हो सकता है। जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन भविष्य का सुधार हो सकता है संगठन में और चुनाव में। अब चुनाव की श्रृंखला बनी हुई है, अभी नगर निगम का होना है, फिर पंचायत है, जिला पंचायत है, फिर विधायकी हो जाएगी। तब तक ये सारे चुनाव तो संगठन से ही लड़ा जाएगा और संगठन को और जितना मजबूत किया जा सकता है उसके लिए जो है आज बैठक चल रही है। और सतचंडी जन कल्याण समिति द्वारा विगत 2010 से डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद मुख्यालय पौड़ी के नजदीकी क्यार्क गांव में निर्मित नए भवन में आज से गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के नए कोर्सों का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ कर दिया गया है। आज से नवनिर्मित भवन में शुरू हुए विभिन्न कोर्सों के प्रथम सत्र की शुरुआत अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश कुमार द्वारा रिबन काटकर की गई। ये जो गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का जो आज विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है, और ये उद्घाटन एक उद्देश्य के साथ है। जो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो नौकरियों के लिए परेशान रहते हैं, जो अपने आप विज़न क्लियर नहीं हो पाता, उन लोगों के लिए है कि आप एक ऐसा संस्थान जहाँ पर आप ऐसे एजुकेशन ले जिस पे आप अपने पाँव पे भी खड़े हों। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य की हर जगह बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इन सब को देखते हुए ये इंस्टीट्यूट खोला गया है। आगे में अभी इसमें 4 कोर्सेज हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं जो कि HNV से एफिलेटेड हैं, और हम भविष्य में भी इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश। सर्वप्रथम तो मैं बधाई भी देना चाहूँगा आप सभी को, साथ साथ ये हमारे जो गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज ने जो यहाँ पे बहुत एक सफल प्रयास किया है, मेरे ख्याल से सफल ही होगा।
कि इस इंटीरियर क्षेत्र में इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे लाके, जो कि पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है जिसमें विभिन्न प्रकार की आने वाले टाइम पे कोर्सेज आने वाले हैं, अभी कई छात्रों ने इसमें एडमिशन भी ले लिया है। तो ये तो अपने आप में एक विषय है कि इस तरीके का एक एजुकेशन संस्थान को शुरू करना और यहीं के बच्चों को अपने घर में ही उस इंस्टीट्यूट को प्रदान कराना, उनको यहाँ पे विभिन्न कोर्सेज दिलाना अपने आप में बहुत खुशी की बात है। इससे जो एजुकेशन के लिए जो पलायन होता है स्टूडेंट्स के, उसमें काफ़ी मेरे गिरावट आएगी और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो और भी जो यहाँ पे लोग हैं वो भी प्रयास करेंगे कि इसी तरह के एजुकेशन हब के रूप में इस जो पहाड़ी क्षेत्र को डेवलप करने की कोशिश करी जाएगी और इनको जितना भी यहाँ पे बढ़ावा मिले वो काफ़ी अच्छी और खुशी की बात होगी। और आने वाले समय पे अगर पैरामेडिकल सेक्टर में यही बच्चे आगे जाते हैं तो ये सिर्फ रोज़गार ही नहीं, इनको रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में खुद रोज़गार भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंसेज में सर्विसेज का काम है, इसकी डिमांड वर्ल्ड और ऑल ओवर हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। और तो ये काफ़ी खुशी की बात है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। सर बच्चों को कौन कौन से कोर्स यहाँ पे उपलब्ध होंगे? तो ये मैम यहाँ पे जो कोर्सेज़ यहाँ पे जो हैं, एक तो इनका ऑप्टोमेट्रिक हैं जो अभी यहाँ पे शुरू कर दिया गया, जिसमें 30-40 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के यहाँ पे कोर्सेज़ होंगे, फिर इन पे LT की फिजियोथेरेपी के होंगे और रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, ये 3-4 प्रकार के कोर्सेज़ अभी यहाँ पर शुरू हो रहे हैं और जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो उसके बाद भी। देहरादून में बीते दिनों प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव कार्यक्रम पर भी मुहर लगाई गई। इस दौरान पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा 16 अगस्त से 30 अगस्त तक सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू होगा। पहले से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यों का सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, पार्टी का ये सदस्यता जो पर्व है, ये हर तीसरे साल हम लोग पार्टी की सदस्यता का रिन्यूअल करते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को नई सदस्यता लेनी है। तो 1 अगस्त से हम लोगों का सदस्यता अभियान चलेगा। फिर सदस्यता अभियान जब समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोगों की चुनाव की जो आगे की रणनीति है वो भी प्रारंभ होंगी। उसका भी शेड्यूल तो पार्टी इसमें आया नहीं है, शेड्यूल आएगा तो फिर बूथ स्तर से लेके, मंडल स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव का एक कार्यक्रम आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों का सदस्यता का वो है, जो पहले से भी सदस्य हैं उनका भी रिन्यूअल होगा और जो नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनना चाहते हैं। हल्द्वानी कालाडूंगी रामनगर मार्ग स्टेट हाईवे 41 को बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। यह मार्ग पिछले हफ्ते भारी बारिश के दौरान पुलिया के बाहर जाने से बाधित हो गया था। आपको बता दें कि जिसको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन भारी बारिश के चलते रिस्टोर का काम बाधित हुआ और वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया था। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार के मुताबिक स्टेट हाईवे 41 पर चकलुआ के समीप बाधित हुई सड़क को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है। वाहनों का आवागमन भी पूरी तरीके से हो रहा है। स्टेट हाईवे 41 पर बड़े वाहनों की आवाजाही भी हो रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब सड़क पूर्ण रूप से सुरक्षित है। स्टेट हाईवे 41 कालाढूंगी रोड, जहां चकलुआ के पास एक पुलिया हमारे आधी अबटमेंट उसका क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको उसी समय ही ठीक कर लिया गया था। और आप लोग विदित हैं कि उस रात फिर बहुत बारिश आई थी, लेकिन उसको नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया है। अब हमने प्लम कंक्रीट से उसके अबेटमेंट का निर्माण कर लिया है और इस समय जो पुलिया की हालत बिल्कुल ठीक है और उसमें हमने बड़े वाहनों को भी उनकी आवाजाही सुनिश्चित करा ली है। अब किसी प्रकार से कोई यातायात में व्यवधान नहीं है। सभी खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ विगत दिनों आई भीषण आपदा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा नेता जोशी ने खटीमा के आपदा पीड़ितों हेतु मुख्यमंत्री धामी द्वारा 10 करोड़ की राशि रिलीज करने पर उनका आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों आए भीषण बाढ़ आपदा से व्यापारी वर्ग से लेकर आम जनता भी
परेशान हुई थी। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है, वहीं पीड़ितों की सहायता करने में भाजपा कार्यकर्ता प्रशासन की लगातार मदद कर रहे हैं। पीड़ितों की मदद के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 9 जुलाई का दिन इस प्रदेश के लिए आपदा के रूप में आया था। पहले हमारे उत्तराखंड के 5 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए और उसके बाद प्रातकालीन सूचना जब मिली थी तो पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है। खटीमा के लिए दैवीय आपदा का दिन था। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया यहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में। उन्होंने तत्काल प्रशासन को निर्देश दिए, डीएम महोदय को निर्देश दिए कि ये जो भी खटीमा में बाढ़ आपदा आई है इससे तत्काल निपटा जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घरों में जो लोग फंसे हुए थे उनको एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा निकाला गया और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जहां पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, अन्य सारी सामग्री की व्यवस्था की गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस क्षेत्र के विकास के बारे में वो हमेशा से चिंतित रहे हैं। तो आज ये जो आपदा की घड़ी आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खटीमा की इस आपदा की घड़ी में वो लगातार खटीमा वासियों के साथ हैं। तो मेरा एक अनुरोध है, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो जगह जगह जा कर के जगह जगह जो राहत के काम जारी हैं उन पर आक्षेप लगा रहे हैं। तो मेरा माननीय विधायक जी से विनम्र अनुरोध है कि इस आपदा की घड़ी में वो खटीमा की जनता का साथ दें, ना कि विवाद की स्थिति उत्पन्न करें। क्योंकि कहीं भी किसी भी घर पे जहां पानी गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दिशा निर्देश दे दिया गया है स्थानीय प्रशासन को कि किसी भी हद तक जाकर के उन जो जिनके घरों में पानी गया उनके जो सहायता राशि है वो तत्काल पहुंचाई जाए, राशन किटों का वितरण तत्काल किया जाए। कल एक घटना हुई थी जिसमें मैं आपको संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि कल जो एक घटना आई थी कि राशन में एक्सपायरी की बात हुई थी, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा ही उठाई गई थी। वो हमारे कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उस मामले को एसडीएम महोदय के संज्ञान में लाया गया था और आज तत्काल उस पे कार्रवाई करते हुए उस दुकान को सीज कर दिया गया है। तो मेरा माननीय विधायक जी से, अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी है तो उनको भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है जो वो अपनी हिसाब से खर्च कर सकते हैं, तो वो भी इसमें आए मैदान में। और जो जनता कहीं उनको ऐसा लग रहा है, वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कीमत पे कोई भी व्यक्ति इस धनराशि को लेने से वंचित नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए हमें कहीं तक भी जाना पड़े। और माननीय विधायक जी से एक और अनुरोध है, वो सड़कों की, नाली की, अन्य व्यवस्थाओं की जो विकास के कार्य हैं उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा के प्रति संवेदनशील हैं और उन्होंने जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में राणा थारू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने राणा थारू युवा मंच के अध्यक्ष डिल्लू राणा के नेतृत्व में बनबसा के ग्राम गुदमी निवासी अनुसूचित जनजाति समाज की महिला ग्राम प्रधान के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में आक्रोश जताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई तथा गिरफ्तारी की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन के लिए चेतावनी भी दी है। बड़ा गंभीर मामला है, ग्राम गुदमी का है। एक वहाँ की ग्राम प्रधान विनीता राणा जी थी, उनके साथ में कुछ लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था और साथ में जूते की माला उनको पहनाई गई थी। उससे पूरा राणा थारू समाज आक्रोशित है और तुरंत न्याय के लिए उनसे आग्रह कर रहा है कि एसडीएम महोदय से आग्रह कर रहा है कि आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय जी के लिए ज्ञापन दिया गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एसडीएम साहब के माध्यम से यह ज्ञापन दिया गया है। मांग की गई है, इसमें यह मांग की गई है दोषी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा तो दर्ज हो गया है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग जन आंदोलन करेंगे और यहाँ से कूच करेंगे। पूरा जनजाति समाज और थारू समाज टनकपुर तक जाएगा एसडीएम महोदय के पास और पूरे लोगों को, पूरे जितने हमारे संगठन के लोग हैं उनको सबको एकत्रित करके और एक धरना प्रदर्शन करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में विभिन्न जगहों पर करबला की याद में आस्था के साथ मुहर्रम पर्व मनाया गया। इस अवसर पर आपको बता दें कि पर्व को शांतिपूर्ण और कुशलता
पूर्वक संपन्न कराने हेतु क्षेत्र में काफी पुलिस बल को तैनात किया गया था। बता दें कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान मुस्लिम समाज में काफी उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य और आकर्षक ताजियों के साथ जुलूस भी निकाला गया। इसमें पूर्व में ही हमारे द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा एक पीस कमेटी की मीटिंग की गई थी, जो हमारे मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं। इनको हमने दिशा निर्देश दिए थे कि आज आपके मुहर्रम के दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताजे की हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो आज मैं यहाँ पर करबला में पीलीभीत में आया हूँ। इसी के साथ मैं वहाँ का भी निरीक्षण किया है मेरे द्वारा नए बस अड्डे में, जहाँ पर ताजे दफन होते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर रास्ता नहीं था आने जाने का, जिसको मैंने कल ही शाम तक ही निर्माण कर दिया गया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सारी शांति व्यवस्था कायम है, सब शांतिपूर्ण यह त्योहार मनाया। अल्मोड़ा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर देवदार के सघन वन में स्थापित ऐतिहासिक जागेश्वर धाम, जो कि कत्यूरी व चंद शासकों कालखंड में निर्मित पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है। 125 मंदिर समूहों के इस धाम में मंदिरों की श्रृंखला है। सावन महीने में शिवार्चन करने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से शिवभक्त यहां आकर पूजा अनुष्ठान कर अपनी मनोकामना प्राप्त करते हैं। पुजारियों के अनुसार जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री जागेश्वर धाम, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक हैं। और ज्योतिर्लिंग का उद्गम स्थल भी इस स्थान को कहा जाता है। नागेशम दारुका बने करके पुराणों में इस स्थान का वर्णन निकलता है। और जो यहाँ पर दारुक बन है, ये हजारों वर्ष प्राचीन है। और यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ ने इस स्थान पर तप किया था और सप्तऋषि के कारण भोलेनाथ का शिवलिंग पतित हुआ था इस स्थान पर। तो ये जागृत शिवलिंग है इस धाम में। श्रावणी माह में यहाँ पर 1 महीने का मेला लगता है पूरे पवित्र माह में, और 1 महीने में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। शिवार्चन के लिए यहाँ पर विशेष पूजन माना जाता है शिवार्चन, तो उसके लिए यहाँ पर पूजन किया जाता है। आज ये पार्थिव पूजा कार्यक्रम है। सावन मास का पहला दिन आज हमारा 1 गते। तो हम लोगों की परंपरा है, यहाँ पर तो आदिकाल से लिंगों की पूजा होती है। यह आदिकाल से चली हुई है। इसको जब इसकी शांति के लिए, जब इसमें मतलब ये कहना चाहिए कि ये आदिकाल हमारे वहाँ जागनाथ जी में यही प्रसिद्ध है। इसी के सारे महत्व हमारे 10-20 गांव के लोग तो यहाँ शायद कोई भी छूटता नहीं होगा, सभी लोग आते हैं। आज से शुरुआत हो जाती है इसकी। लिंग पूजा का ही विशेष महत्व है और यह बहुत बड़ा धाम है। यहाँ पर सभी किस्म के हमारे पूरे देवी देवता यहाँ विराजमान है। सारे ग्रह से लेकर के सभी 9 ग्रह स्थापित है। 1008 देवी देवता यहाँ पर, शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तपोभूमि है, उनकी तपस्या की है। कई देवी देवताओं ने पहले बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर ये काम होते आ रहा है। वही हमारी चलिए 5-7 पीढ़ी से चला आ रहा होगा, 3 पीढ़ी से तो हम ही कर रहे हैं लगातार। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।